आज बात करते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट की। मतलब वो संस्था जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है। हमारे लोकतंत्र की नींव को यही तो मजबूत रखती है। तो चलिए आज जरा इसे और करीब से समझते हैं, देखते हैं कि इसकी शक्तियां क्या हैं और ये काम कैसे करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे जरूरी काम आखिर है क्या? वो है हमारे संविधान का गार्जियन होना, उसका संरक्षक। मतलब जब भी संविधान के किसी बात को लेकर, किसी नियम को लेकर कोई सवाल उठता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी माना जाता है। बस वही फाइनल है। असल में यही वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि पूरा देश संविधान के बनाए रास्ते पर ही चले। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कोर्ट के स्ट्रक्चर की, फिर समझेंगे कि जज बनते कैसे हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की असली शक्तियां क्या हैं, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट की बनावट की, उसके स्ट्रक्चर की। देखिए, भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, मतलब एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, टॉप पर है। ये तारीख बहुत खास है, 28 जनवरी 1950। मतलब भारत के गणतंत्र बनने के ठीक 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। वाकई भारतीय न्यायपालिका के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन था। अब जरा इस बदलाव को देखिए। 1950 में जब ये शुरू हुआ तो सिर्फ 8 जज थे, और आज ये संख्या 34 तक पहुंच गई है। ये जो बढ़त है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि इन 70-75 सालों में देश कितना बदला है और न्याय से जुड़ी चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो आज की तारीख में कुल संख्या है 34। इसमें एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 33 और जज होते हैं। अब सवाल यह है कि ये जज नियुक्त कैसे होते हैं? इनकी नियुक्ति करते तो भारत के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते। इसकी सिफारिश करता है कोलिजियम सिस्टम। अब ये कोलिजियम क्या है? इसमें भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज होते हैं। यही लोग नाम तय करके भेजते हैं। ठीक है, अब जरा ये समझते हैं कि आखिर कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। बेंच के पीछे बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? देश के सबसे बड़े जज बनने के लिए आखिर जरूरी क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली और सबसे जरूरी, भारत का नागरिक होना। ये तो होना ही है। इसके बाद इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। या तो किसी हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहे हों, या फिर किसी हाईकोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। एक तीसरा रास्ता भी है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, कि राष्ट्रपति की नज़र में कोई कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र भी तय है, 65 साल। इस उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं। इससे ये तय रहता है कि कार्यकाल की एक ऊपरी सीमा है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। इनका अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि ये इसे देश की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक बना देता है। सबसे पहले है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या मूल अधिकार क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सीधे, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया, या फिर 2 राज्यों के बीच ही कोई झगड़ा हो गया, तो ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिर आता है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, यानी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसी शक्ति की वजह से सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अपील की अदालत है। मतलब अगर कोई हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, तो वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, चाहे मामला सिविल हो, क्रिमिनल हो, या फिर संविधान से जुड़ा हुआ हो। और एक और बड़ी अनोखी शक्ति है सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। संविधान का आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो कानून से जुड़े किसी भी बड़े और जरूरी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह, उसकी राय मांग सकते हैं। और अब न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के बुनियादी ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो उस कानून को ही रद्द कर दे। ये शक्ति सरकार और संसद पर एक तरह का कंट्रोल रखती है। और वक्त के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 और जबरदस्त चीजें विकसित की हैं, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, जिसे हम सब PIL के नाम से जानते हैं। इस PIL की वजह से ही आज कोई भी आम नागरिक समाज से जुड़े बड़े मुद्दों को सीधे कोर्ट तक ले जा सकता है, और इसी के जरिए कोर्ट ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। तो
इन सभी शक्तियों और भूमिकाओं को देखने के बाद ये समझना काफी आसान हो जाता है कि भारत के लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का आखिर महत्व क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट करता है। एक तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़े सुलझाता है। ये वो ताकत है जो ये पक्का करती है कि हमारा लोकतंत्र अपनी पटरी से न उतरे। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है कि कानून की व्याख्या करते समय न्यायपालिका को कितना सक्रिय होना चाहिए, कहां पर एक लाइन खींचनी चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म की आखिर सीमा क्या हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के संतुलन के लिए हमेशा जरूरी बना रहेगा।